ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचयिता महान वैयाकरण महर्षि पाणिनि के स्मृति में उनके अमर ग्रंथ अष्टाध्यायी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगेलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित 84 सत्रीय पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का व्याख्यान 61वें व्याख्यान का ही भाग है। 61वें व्याख्यान में बीच में थोड़ा व्यवधान हो गया था, तो आज चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का अनुसंधान करते हुए एक सूत्र है, तद अधीते तद वेद। यह भी प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र है। तद द्वितीय विभक्ति एक वचन है, नपुंसक लिंग का है, इसलिए अधीते क्रियापद है, तद द्वितीय विभक्ति एक वचन है, वेद भी क्रियापद है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृदंत प्रकरण में अर्थात तीसरे अध्याय में प्रत्यय के अर्थ का निर्देश करने के लिए आचार्य पाणिनि ने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे वर्तमाने लट, परोक्षे लिट इत्यादि। चतुर्थ और पंचम अध्याय में उन्होंने अर्थ का निर्देश करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना किया, जैसे तस्यापत्यम, तो अपत्य ये अर्थ है, पर पाणिनि ने उस अर्थ को प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त करके सूत्र में रखा है। ये जो शैली भेद हुआ है उसके पीछे संभवतः यह कारण है कि तद्धित प्रकरण में अधीते ऐसा क्रिया सूचक अर्थ भी प्रत्यय का होता है। वेद जानता है, इस प्रकार का क्रिया सूचक अर्थ भी प्रत्यय का होता है। अब अधीते इस क्रियापद से जो अर्थ अभिव्यक्त किया जा रहा है, उस अर्थ को कहने के लिए अधीते इस क्रियापद को सप्तमी में ले नहीं जा सकते, इसलिए क्रियापद ही रखना पड़ेगा। तो यदि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग चालू रखते सब जगह पर तो यह समस्या आती। तो आचार्य ने ये हमें सूचित कर दिया कि चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में प्रथमा विभक्ति अथवा ऐसे क्रियावाचक शब्द प्रत्यय के अर्थ का निर्देश करेंगे। तो ये बात मैं विगत वर्ग में कह रहा था और इंटरनेट कनेक्शन चले जाने से वर्ग बीच में से टूट गया था। तो एक ये समाधान भी आपको याद रखना है। अब इस सूत्र का अर्थ है द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात तत्। यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अधीते अर्थात अध्ययन कर्तरी अभिधेय, पढ़ने के क्रिया को करने वाले कर्ता को कहने के अर्थ में
यथा विहित प्रत्यय होता है। एवं च द्वितीया समर्थात प्रातिपदिकात वेद ज्ञान कर्तरी अभिधेये अपि यथा विहितम प्रत्ययः भवति। अर्थात द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से अध्ययन करता है और जानता है, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। तो यदि अपवाद सूत्र से कोई प्रत्यय कहा गया तो वह प्रत्यय होगा, अन्यथा प्राग दिव्यो तोर्ण से आने वाला अण प्रत्यय होगा। उत्सर्ग के रूप में विहित अण प्रत्यय होगा। उदाहरण है छंदः अधीते वेदवा छांदसः। छांदसः शब्द के अनेक अर्थ है। छंदसी भवः छांदसः ऐसा अर्थ भी है। तो तत्र भवः ऐसे सूत्र से न प्रत्यय होता है। साथ में इस सूत्र ने छांदसः शब्द को छंदः अधीते वेदवा, छंदस को जो जानता है अथवा जो पढ़ता है उसको भी छांदसः कहते हैं। ये छांदसः शब्द रूप सिद्ध करके दिया। व्याकरणम अधीते वेदवा, जो व्याकरण को पढ़ता है वो भी वैयाकरण है, और व्याकरणम वेद, व्याकरण को जो जानता है वह भी वैयाकरण है। गुरु भी वैयाकरण है और शिष्य भी वैयाकरण है। निरुक्तम अधीते वेदवा नैरुक्तः, निरुक्त शास्त्र को जो पढ़ता है वह भी नैरुक्त है, निरुक्त शास्त्र को जो जानता है वह भी नैरुक्त है। तो ये तद अधीते तद वेद, इस सूत्र को आपको ध्यान से पढ़ना है। वैयाकरण का अर्थ होता है व्याकरण पढ़ने वाला, और वैयाकरण का एक अर्थ है व्याकरण को जानने वाला। व्याकरण शब्द से वैयाकरण, ये जो रूप सिद्ध हुआ है इसमें एक विशेष प्रक्रिया है, उसको संक्षेप से देख लेते हैं। व्याकरण से द्वितीय विभक्ति का हम प्रत्यय ले आए। द्वितीयांत व्याकरण इस प्रातिपदिक से अण प्रत्यय हो गया। अधीते अथवा वेद इस अर्थ में, अण में से बाकी रहा अ। अण प्रत्यय तद्धित है, इसलिए इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण प्रातिपदिक का अवयव ऐसा जो अम प्रत्यय था उसका लुक हो गया, अदर्शन हो गया। तो बाकी रहा व्याकरण, अम का अदर्शन हो गया, अण प्रत्यय का अ। अब अण प्रत्यय में न की संज्ञा हुई है, इसलिए आदि अच को वृद्धि होनी चाहिए। तो व्याकरण में तो वैसे ही आदि अच आ है, वृद्धि होती तो भी वैसे का वैसा ही रूप बनता। पर यहाँ एक विशेष सूत्र है 7वें अध्याय के 3 पाद का, न यवाभ्याम पदाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोक्ताभ्याम ऐच ऐच। अर्थात इस सूत्र से, इसका अर्थ वगैरह अभी विस्तार से नहीं करना है, इस सूत्र से आदि वर्ण को, आदि अच को वृद्धि न हो करके ऐच हो गया। तो व्या में व य आ, ये जो 3 वर्ण थे उसमें से व के बाद आदि वर्ण को, व इस आदि वर्ण को ऐच आगम हो गया, तो व के साथ एच बैठ गया, ऐच बैठ गया, च की संज्ञा हो गई, बाकी रहा ए। तो वे वही
य में आ मिल गया, या करण, वैयाकरण। तो न यवाभ्याम पदांताभ्याम, इस सूत्र से वृद्धि नहीं होती, परंतु आदि वर्ण को ऐच आगम हो जाता है। तो ये अपवाद है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये व्याकरण जैसे शब्दों के लिए व्यवस्था है। य और व से शुरू होने वाले संयुक्त अक्षरों के लिए ये व्यवस्था है। तो ये वैयाकरण रूप सिद्धि थोड़ी विशेष है। बाकी नई रूपतः में नी को वृद्धि हो गई नई, छंदस में छ को वृद्धि हो गई छा, बाकी अण प्रत्यय का अ मिल गया, तो वो कोई नई बात नहीं। दूसरा एक सूत्र है तेन निर्वृत्तम, ऊपर से देशे की अनुवृत्ति आ रही। तन नामनी तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात वगैरह वगैरह अधिकार और अनुवृत्ति तो चली रही है। सूत्र का अर्थ है तेन अर्थात तृतीया समर्था प्रातिपदिकात निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे देश नाम ध्येये गम्यमाने यथा विहितम प्रत्यय भवति। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से निर्वृत्त अर्थात बनाया गया, रचा गया, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। यदि उस शब्द से किसी देश का नाम कहना हो, जैसे साहस्रः दुर्गः, दुर्ग एक देश है। संस्कृत में देश शब्द का प्रयोग स्थान के लिए होता है। हमारा मकान बना हुआ है, उसमें एक देश पूर्व है, एक देश पश्चिम है, एक देश उत्तर है, एक देश दक्षिण है। तो पूर्व दिशा वाले भाग को पूर्व देश भी कहते हैं। तो देश शब्द का मतलब कंट्री नहीं है, देश शब्द का अर्थ स्थान है। बाद में संदर्भ के अनुरूप कंट्री, राष्ट्र के लिए भी देश शब्द का प्रयोग होने लगा। तो साहस्रः दुर्गः, सहस्र, इस तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से सहस्रेण, इस तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से निर्वृत्त अर्थात बनाया गया, दुर्ग बनाया गया, इस अर्थ में अण प्रत्यय हो गया, तो शब्द बना साहस्र। शतेन निर्वृत्तम दुर्गः शातः दुर्गः, शत शब्द है, श में अ है, उसको वृद्धि हो जाएगी शात, शातः दुर्गः, अर्थात शतेन निर्वृत्तम शातः, सहस्रेण निर्मितम साहस्रः। निर्वृत्तम नहीं, निर्वृतः, क्योंकि दुर्गः पुल्लिंग है। लक्षेण निर्वृत्तः दुर्गः लाक्षम, इस प्रकार से शब्द बनते रहेंगे। इसी तरह से दूसरा एक सूत्र आया तस्य निवासः, तस्य इति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् निवासः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। देश नाम अभिधेये, देश का नाम, स्थान का नाम यदि कहना हो तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवास इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय हो जाता है। उत्सव नाम का एक परिवार है,
उत्सानाम निवासः औत्सः, उत्स नाम के कुटुंब का जो निवास है वो औत्सः। कुरुणाम निवासः कौरवः। अब देखिए, मैंने पहले भी आपका ध्यान आकर्षित किया था कि ये जो तद्धित प्रत्यांत शब्द है, वो तद्धित प्रत्यांत शब्द एक जैसे दिखने पर भी उनमें होने वाले अलग अलग अर्थ में अलग अलग प्रत्यय आकर के अर्थ को बदल देते हैं। तो कौरव इस शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो है कुरुणाम गोत्रापत्यम कौरव। कुरु के जो गोत्रापत्य है वो कौरव है। युधिष्ठिर भी कौरव है, दुर्योधन भी कौरव है, क्योंकि युधिष्ठिर भी कुरु पूर्वज की ही संतान है। कुरु के गोत्र में ही चौथी पीढ़ी के बाद जन्मे हुए युधिष्ठिर है, और दुर्योधन भी ऐसा ही है। तो कौरव शब्द का अर्थ तो है कुरु की संतान, पर इस सूत्र से जब हम कुरु शब्द से निवास अर्थ में कौरव शब्द बनाएंगे तो वो देश का वाचक बनेगा, देश का नामधेय होगा, देश का नाम होगा। तो कौरव ये देश का नाम भी है। तो इस तरह से तद्धित प्रकरण में एक ही प्रातिपदिक से अलग अलग विभक्तियों को कल्पित करके अलग अलग अर्थ में एक जैसे प्रत्ययों के विधान देखने को मिलते हैं। इसलिए स्वरूपतः एक दिखाई देने वाले तद्धित प्रत्यांत शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुरूप भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अदूर्भवश्च, इसी परंपरा में एक सूत्र और आया, षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अदूर्भवः इत्येतस्मिन् अर्थे देश नामधेये गम्यमाने यथा विहितम प्रत्ययः भवति। भव मतलब होना, दूरभव मतलब दूर होना, अदूर्भव मतलब पास होना। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अदूर्भव अर्थात पास में होने वाला इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है यदि वह शब्द देश नाम हो, देश का वाचक। तो देखिए, एक शब्द है वैदिशम, मूल शब्द है विदिशा, विदिशायाः, ये रूप थोड़ा गड़बड़ है, इसमें आ भी होना चाहिए था। तो विदिशायाः अदूरे भवम नगरम वैदिशम, विदिशा नाम की नदी के पास में होने वाले नगर का नाम हो गया वैदिशम। हिमवतः अदूरे भवम नगरम हैमवतम, हिमालय के पास में होने वाले नगर का नाम हैमवत है। वैदिशम यह किसी नगर का नाम है। संस्कृत की विशेषता है, तद्धित प्रकरण की यह विशेषता है कि उस नगर की पहचान करने के लिए ये शब्द स्वयं गवाही देता है। विदिशा नदी के पास में जो नगर है उसका नाम वैदिशम है। हिमालय के पास में जो नगर है उसका नाम हैमवतम है। तो बिना नक्शा देखे हुए भी सुनने वाला आदमी
वैदिशम नगर को वह गया, ऐसा वाक्य सुनेगा तो वो अपने आप समझ जाएगा विदिशा नगरी के पास में होने वाला जो नगर है उस नगर में गया। तो ये भी संस्कृत भाषा की एक विशेषता है। हम आजकल नगरों के जो नाम लेते हैं उन नामों से वह नगर कहाँ आया ये जानने के लिए नक्शा जरूरी बनता है। अनुमान नहीं कर सकते लखनऊ कहाँ आया, कानपुर कहाँ आया, इंदौर कहाँ आया। वैदिशम सुन करके आपको अनुमान हो जाता है कि विदिशा नगरी के किनारे पर यह शहर आया है। यहां ये बात ध्यान रखने की है कि तदस्मिन अस्ति इति देशे तन्नामनी, ये 66वें सूत्र से लेकर के अदूर्भवश्च इस सूत्र तक देशे नामनी निर्वृत्तम निवासः और अदुर्भव, इन 4 अर्थों में प्रत्यय का विधि किया गया है। इन 4 अर्थों में प्रत्यय विधि करने वाले सूत्रों को चातुरार्थिक सूत्र कहते हैं। यह सूत्र समूह शेषे 4291 से पहले तक कहता है, अर्थात अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के दूसरे पाद के 66वें सूत्र से लेकर के चौथे अध्याय के दूसरे पाद के 90 तक के सूत्र चातुरार्थिक प्रत्यय विधि के हैं। एक सूत्र से जो प्रत्यय कहा गया वह प्रत्यय 4 अर्थों में होगा। तो वैयाकरण परंपरा में चातुरार्थिक प्रत्यय इस शब्द का प्रचुर प्रयोग होता है। इस शब्द को जब हम सुनेंगे तो अर्थबोध होगा 4 अर्थ वाला प्रत्यय। पर कौन कौन से 4 अर्थ है इसको याद करने के लिए आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं। देशे नामनी 1, निर्वृत्तम 2, निवासः 3 और अदुर्भव 4। देश का नाम, बनाया हुआ, निवास और पास, इन 4 अर्थों में प्रत्यय विधि किया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। आगे केवल मनोरंजन के लिए तद्धित प्रकरण का सबसे लंबा सूत्र 4279 है। और जो ये दावा करता है मुझे अष्टाध्यायी स्मरण में है, कंठस्थ है, उसके सामने इसी सूत्र को सुनाने का चैलेंज रखा जाता है। तो जो वास्तव में ही नित्य पाठ करते हुए अष्टाध्यायी को स्मृति में रख करके बैठा है, वो इस सूत्र का अस्खलित प्रवाह से पाठ कर सकता है। बाकी हमारे जैसा 6 महीने वर्ष में अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ करने वाला व्यक्ति अटक ही जाएगा। तो देखिए अष्टाध्यायी के सूत्र कैसे विशिष्ट है। और हम किसी व्यक्ति के सामने इस सूत्र का पाठ करेंगे तो वो समझेगा पता नहीं कौन सा मंत्र बोल रहा है। हुई क्षण कठ जिल से निर ढय यय फक ही ठक कट ठको रिहण कृशास्वश्य कुमुद काश तृण प्रेक्षास्म सखी संकास बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमुदादिभ्यः।
तो इन सूत्रों का, ऐसे सूत्रों का कंठस्थीकरण बड़ा क्लिष्ट होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जब अष्टाध्यायी को कंठस्थ कराते हैं तो ये इस प्रकार के सूत्र छात्र के लिए प्रस्तर तुल्य, पहाड़ के पत्थर की तरह बोझ बन जाते। तो केवल मात्र ये सूत्र का शाब्दिक पक्ष आपके सामने रखा है। आगे सूत्र है जनपदे लुप। अब देखिए, इस तद्धित प्रकरण में एक विशेष बात इस सूत्र से भी हम सीखेंगे। इस सूत्र का प्रकार प्रत्यय विधि सूत्र नहीं है, वो सुधारना रह गया है, मैं सुधार करूंगा। ये लुप आदेश करने वाला सूत्र है। तो तद्धित प्रत्यय प्रकरण में अमुक अर्थ में अमुक प्रत्यय आएगा और तद्धित प्रत्यांत शब्द सिद्ध होंगे। अमुक प्रातिपदिकों से आए हुए प्रत्यय का लुप भी हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मूल प्रातिपदिक से प्रत्यय आया और प्रत्यय का लुप हो गया। पर मूल प्रातिपदिक में ही एक प्रत्यय होता है तद्धित, दूसरा तद्धित प्रत्यय उसको प्राप्त होता है। उस तद्धित प्रत्यय के पर में रहते पूर्व के तद्धित प्रत्यय का लुप हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी एक प्रातिपदिक से किसी एक अर्थ में तद्धित प्रत्यय हुआ तो प्रातिपदिक का अर्थ और तद्धित प्रत्यय का अर्थ दोनों जुड़ करके उस तद्धित प्रत्यांत शब्द का अर्थ बना। अब उस अर्थ वाले प्रातिपदिक से फिर से तद्धित प्रत्यय आया तो उस तद्धित प्रत्यय के अर्थ को प्रकाश में रखने के लिए पहले जो तद्धित प्रत्यय आया था उसका हम क्या करें, उसको रखें तो उसका अर्थ उजागर होता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रकार का लुप आदेश प्रकरण किया गया। जैसे हम इस सूत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं और उदाहरण से समझेंगे। क्या प्रातिपदिक से देश सामान्य में धी अंत वाले शब्द से, आप अंत वाले शब्द से और प्रातिपदिक से देश सामान्य में तदस्मिन् अस्ति इति तन्नाम्नि इत्यादि सूत्रों से जो प्रत्यय कहे गए हैं उन प्रत्यय का यदि जनपद विशेष को कहना हो, किसी जिले को कहना हो, किसी प्रांत को कहना हो, बड़े नगर को कहना हो, तो तदस्मिन् अस्ति इति इत्यादि सूत्रों से जो प्रत्यय किया गया था उस प्रत्यय का लुप हो जाता है। लुप अर्थात प्रदर्शन हो जाता है। पंचालानाम निवासः जनपदः। जनपदः का मतलब है जिला, बड़ा प्रदेश। वो बड़ा प्रदेश निवास बताना हो तो पंचाल शब्द से आया हुआ अण प्रत्यय लुप्त हो जाता है, तो पंचाल का पंचाल ही रहा। पंचाल शब्द का पंचाल ये ही रूप रहा, क्योंकि निवास अर्थ में आया हुआ अण प्रत्यय आया तो जरूर, उसके कारण से प को वृद्धि भी होनी चाहिए थी, पांचाल बनना चाहिए था, पर उसका लुप हो गया, इसलिए न वृद्धि होगी न अप्रत्यय शेष रहेगा।
तो वैसा का वैसा मूल शब्द ही तद्धित प्रत्यांत के रूप में आ जाएगा। जनपदः एक वचन है, पंचालाह बहुवचन है। इसका कारण ये है कि देशवाचक, जनपदवाचक शब्दों का बहुवचनांत प्रयोग होता है। यह सिद्धांत भी आपको याद रखने जैसा है। वयम पंजाबेषु वसामः, वयम गुजरातेषु वसामः, वयम भारतेषु वसामः। संस्कृत की ये मूल पद्धति है। मैं भारत में रहता हूं। भारत में एक वचन हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत में बहुवचन। अहम भारतेषु निवसामि। तो बड़े नगर के लिए, बड़े प्रांत के लिए, बड़े देश के लिए संस्कृत शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब मैं आपको बताऊं, पंचालानाम निवासः पांचालः बनेगा। पंचाल का जो निवास है, एक परिवार का, दो परिवार का, उसको हम पांचालः कहेंगे, क्योंकि निवास अर्थ में अण प्रत्यय कहा गया है। पर पंचालों के निवास अर्थ वाले पांचाल शब्द से जब जनपद को कहना होगा तो निवास अर्थ में हुआ अण प्रत्यय चला जाएगा। अण प्रत्यय के चले जाने से वृद्धि का कार्य भी हट जाएगा और पंचालाह यही शब्द बनेगा। ऐसे ही पुरूणाम निवासः कौरवः, अभी हम देखकर क्या आए, पर कुरुकुल में जन्मे हुए व्यक्तियों के दो चार बंगले का अर्थ कहना हो, 5-25 मकानों का, 5-25 निवास स्थानों का अर्थ कहना हो तो कौरवः शब्द प्रयोग होगा। पर यदि अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर कुरुओं का निवास स्थान हो, हजारों, 10,000, लाख घर कुरुओं के हो, तो फिर वो जनपद बन जाएगा। और जनपद बनेगा तो कौरवः शब्द नहीं रहेगा, कुरवः शब्द का प्रयोग होगा। कुरुहु इस मूल शब्द का ही प्रयोग होगा, पर चूंकि बहुवचन में प्रयोग करना है इसलिए कुरवः। इसी प्रकार से मत्स्याः, अंगाः, बंगाः, मगधाः। संक्षेप से कहना हो तो मागधाः मगध लोगों के 5-25 मकानों वाले एरिया को कहने वाला शब्द है। और मगधाः ये हजारों की संख्या में मकान बना करके रहने वाले मगधों का अर्थ कहने वाला शब्द है। तो मागधाः ये सोसाइटी हो, शहर का नाम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, तद्धित प्रकरण को पढ़ते समय रूप सिद्धि की प्रक्रिया में कोई विशेषता नहीं है, विशेषता उसके अर्थ के विमर्श की है। वर्णादिभ्यश्च वर्णादि प्रातिपदिकेभ्यः विहितस्य चातुरार्थिक प्रत्ययस्य लुप् भवति। वर्ण आदि गण में पठित जो कुछ प्रातिपदिक हैं, उन प्रातिपदिकों से चातु, जैसे वर्णाः, तो वर्ण शब्द है। सामान्य रूप से हम देखें तो वर्णस्य अदूरे देशे भवः वारणाः ऐसा शब्द बनना चाहिए।
वर्ण के पास में होने वाला जो देश है, जगह है, उसको वारणा कहते हैं। पर इस सूत्र ने कहा कि वर्ण प्रातिपदिक से चातुरार्थिक प्रत्यय का लुप्त हो जाता है, अर्थ रहेगा, आए हुए प्रत्यय का लुप्त हो जाएगा। आया हुआ प्रत्यय लुप्त हो गया, आए हुए प्रत्यय का आदर्शन हो गया, तो उस प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाले व के स्थान में वा, ये जो वृद्धि का विधि है वह भी नहीं होगा, तो वर्ण शब्द बनेगा। तो ऐसे कुछ पसंदगी के शब्द हैं जो वर्णादि गण में पढ़े गए हैं। तो वर्ण किसी वृक्ष का नाम है। वर्ण वृक्षों के समीप में जो नगर है वो वर्णा। प्राचीन भारत में आधार पर, पर्वत के आधार पर, वृक्ष के आधार पर भी रखे जाते थे। तो जिस बड़े नगर के आसपास वर्ण नाम के वृक्षों का वन हो, उस नगर का नाम रख दिया वर्णा। वर्णा में बहुवचन है नगरवाचक होने के कारण। आगे नद्याम मतु, यह सूत्र भी थोड़ा ध्यान से देखने जैसा है। ज्ञा प्रातिपदिका नद्याम अभिधेयायाम चातुरार्थिकः मतु प्रत्यय भवति। गी अंत वाले, आ अंत वाले और प्रातिपदिकों से नदी को कहने के अर्थ में चातुरार्थिक मतु प्रत्यय होता है, अण नहीं, मतु प्रत्यय होता है। तो ये अण का अपवाद है। जैसे उदुम्बरावती, मूल शब्द है उदुम्बर। इस उदुम्बर प्रातिपदिक से नदी को कहने के लिए चातुरार्थिक मतु प्रत्यय हो गया, तो शब्द बना उदुरा, उदुम्बरावती। तो उदुम्बराणाम निवासः, उदुम्बराणाम अदूरभवः, उदुम्बराणाम देश नामनी इत्यादि 4 अर्थ में मतु प्रत्यय हो जाता है। मशकावती, वीरणावती, नदी है इसलिए स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। तो उदुम्बर के समीप में बहने वाली नदी उदुम्बरावती है। इसी तरह से वीरणावती, मशकावती, साबरमती, इसका क्या अर्थ है? तो साबर शब्द है और मती अलग प्रत्यय है। ये मतु प्रत्यय में कारांत के बाद आने वाले मतु के म का व हो जाता है। साबरवती, इस दृष्टि से देखे तो साबरवती शब्द बनना चाहिए, पर साबरमती अलग पद्धति से बना हुआ शब्द है। अब उदुम्बरावती उदुम्बर शब्द से बना, साबर से साबरमती शब्द कैसे बना, इस जिज्ञासा का समाधान पढ़ने के लिए इस सूत्र के नीचे के सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम चूंकि सब सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, पर कहीं न कहीं इन सूत्रों में ऐसे प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। ध्यातव्य है कि इस सूत्र के संदर्भ में ध्यातव्य है कि तन्नामनी पद नद्याम का विशेषण है, देश का नहीं। इसलिए नदी स्त्रीलिंग है, शब्द भी स्त्रीलिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। एक बात, मतुप में उकार की संज्ञा होने से, अर्थात मतु
प्रत्यय उगित होने से स्त्रीलिंग में जब ले जाएंगे तो उगितश्च सूत्र से गीप होगा, अंत में ई आएगा। मादुब्धायाश्च सूत्र से मतुप के म को व आदेश हो जाता है। ये मुत्तप, ये मिस प्रिंट है, इसको सुधारना है। मतुप के म को व हो जाता है। तो ये शब्द याद रखने हैं, उदुम्बरावती आदि। अब ये सूत्र आया शेषे, इस सूत्र को भी ध्यान से देखना है। शेषे एक ही पद है। सूत्र का अर्थ है अपत्यादिभ्य चतुरर्थ पर्यंतेभ्य अन्यः यह अर्थ सशेष। अब तक जितने अर्थों में हमने तद्धित प्रत्यय कहा, अपत्य से लेकर के चातुरार्थिक, चातुरार्थिक में अंतिम अर्थ कौन सा था? अदुर्भव। तो अपत्य से लेकर के अदुर्भव तक जितने भी अर्थ कह दिए गए, भव कह दिया, समूह कह दिया, निर्वृत्तम कह दिया, ऐसे बहुत सारे अर्थ कह दिए। इन अर्थों से जो अर्थ शेष रह गया उसका निर्देश इस सूत्र से किया जा रहा है, और यह अधिकार सूत्र है। इतो अग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः शेषे भवन्ति, अर्थात 4-2-91 के बाद जितने भी सूत्र हैं 4-3-131 तक, उन सभी सूत्रों से जो प्रत्यय होंगे वो शेष अर्थ में होंगे। तो आपको स्वाध्याय करना है तो इस तरह से कर सकते हैं कि अब तक निवास अर्थ आ गया तो निवास शेष नहीं है, भव अर्थ आ गया, भव अर्थ शेष नहीं है, अदुर्भव अर्थ आ गया, अदुर्भव अर्थ शेष नहीं है। इस तरह से अभी तक जितने भी अर्थ आए उन अर्थों को बाध करके जो अर्थ हैं उन अर्थों में आगे के प्रत्यय होंगे। ऐसे अर्थों की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए आपको याद रखना है, प्रसंग के अनुरूप अर्थ किया जाएगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि तद्धित प्रत्यांत शब्द का कहीं वाक्य में प्रयोग मिल जाता है तो उस वाक्य के आधार पर उस तद्धित प्रत्यांत शब्द का अर्थ हम निश्चित कर सकते हैं इन तद्धित प्रकरण के सूत्रों के द्वारा। बाकी अकेला तद्धित प्रत्यांत शब्द आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका अर्थ बताइए, तो उसके अर्थों की गिनती कर बताना बहुत संभव नहीं है। बड़े विद्वानों का भी सामर्थ्य कम होता है उसमें। ज्ञातव्य है कि शेषय का अधिकार 4-3-131 तक अर्थात तस्य विकारः सूत्र से पहले तक है। एक विकार अर्थ आगे और कहा जाएगा। अतः इस सूत्र के आगे कहे जाने वाले प्रत्यय यहां से लेकर के तस्येदम तक जितने भी अर्थ कहे हैं उन सब अर्थों में होंगे। जैसे आगे के सूत्र में राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय का विधि किया गया है। यह घ प्रत्यय तस्येदम सूत्र तक जितने अर्थ कहे जाने वाले हैं, तत्र जातः, तत्र भवः, तत्र आगतः आदि सभी अर्थों में होते हैं। यही व्यवस्था आगे भी बनी रहेगी। तो तद्धित प्रकरण के संदर्भ में दो शब्द बड़े महत्व के हैं, एक चातुरार्थिक प्रत्यय, दूसरा शैषिक प्रत्यय। तीसरा और चौथा भी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कुल 4 इस प्रकार के शब्दों को हमें याद रखना है
और उनके पीछे रही हुई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी याद रखना है। आज तक के पाठ में दो शब्द, चातुरार्थिक और शेष। चातुरार्थिक का मतलब देशे नामनी, निर्वृत्तम, निवासः और अदुर्भव, ये चार अर्थ है। और शेष का अर्थ तो इस सूत्र से बताया जा रहा है। 4, 3, 31 तक जितने भी अर्थ कहे गए हैं वो सारे अर्थ शेषिक अर्थ कहे जाएंगे। इसलिए याद रखना है, राष्ट्रीय इस शब्द के अनेक अर्थ है। जैसे राष्ट्र में उत्पन्न, जात अर्थ, राष्ट्रे भवः, राष्ट्रीय भव अर्थ, राष्ट्रस्य इदम, राष्ट्र का यह, राष्ट्र से संबद्ध, यह भी राष्ट्रीय का अर्थ है। राष्ट्राद आगतः, राष्ट्रीय, राष्ट्र से आने वाला, विदेश में जाकर के हमारे राष्ट्र से आने वाला कोई सज्जन मिलेगा तो वो सज्जन भी राष्ट्रीय है। इस प्रकार एक तद्धित प्रत्यांत शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इस कारण जहां ये प्रयुक्त होते हैं वहां संदर्भ के अनुसार योग्य अर्थ लिया जाता है। ग्रामाद्यखयं, ग्राम शब्दात शैषिकौ, यखयं, यह और खय, यहां यह होना चाहिए था, वो छूट गया है। यखयं, ग्राम शब्द से शैक्षिक अर्थ में य और खय प्रत्यय होते हैं। य प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा ग्राम्य, खय प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा ग्रामीण। तो गाम में उत्पन्न को ग्राम्य कहते हैं, ग्राम में जातः अर्थात उत्पन्न को ग्रामीण कहते हैं, गाम में होने वाले वस्तु को भी, होने वाले को भी ग्राम्य कहते हैं, और गाम में उत्पन्न होने वाले को भी ग्रामीण कहते हैं। तो ग्राम्य, ग्रामीण, ये दो पर्यायवाची शब्द है क्योंकि दो प्रत्ययों का विधान किया गया है। अर्थ शैक्षिक है, शेष के जितने भी अर्थ है वो सब अर्थ इसमें आ जाएंगे। अव्ययात्यप, ये सूत्र भी थोड़ा ध्यान से देखने जैसा है। अव्यय प्रातिपदिकों से शैक्षिक त्यप प्रत्यय होता है। अव्यय को आप प्रातिपदिक के रूप में ले आइए और शैक्षिक अर्थ में त्यप प्रत्यय कर लीजिए, त्यप में से त्य बाकी रहेगा। तो अमात्य, अमा ये अव्यय है, त्य प्रत्यय हो गया, अमात्य। इह अव्यय है, इहत्यः, क्वत्यः, यत्रत्यः, तत्रत्यः, इतस्त्यः। तो इस प्रकार से प्रातिपदिकों से भी शैक्षिक अर्थ में त्य प्रत्यय होता है। अमा, इह, क्व इत्यादि अव्यय है, शैक्षिक त्य प्रत्यय हो गया। त्य प्रत्यय के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सु औजस अम औजस से 21 प्रत्यय आएंगे। अमा, इह, क्व वगैरह स्वयं अव्यय है, पर उन अव्ययों से यह प्रत्यय हो जाने के बाद जो शब्द बनेगा वो अव्यय नहीं होगा, वो साधारण प्रातिपदिक की तरह, राम इत्यादि की तरह 21 रूप वाला शब्द होगा। कण्वादिभ्यो गोत्रे, कण्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे यह विहितः प्रत्ययः तदन्तात् प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययः भवति शैक्षिकः। कण्व वगैरह प्रातिपदिकों से गोत्र अर्थ में जो प्रत्यय कहा गया है उस प्रत्यांत प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है शैक्षिक अर्थ में। तो प्रातिपदिक, कण्व प्रातिपदिक से पहले गोत्र अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे, काण्वः शब्द बनाएंगे, और काण्वः इस शब्द के
शैसिक अर्थ को कहने के लिए इस सूत्र से फिर से अण प्रत्यय लाएंगे। तो कण्वस्य छात्राः काण्वाः, 2 बार अण प्रत्यय होगा तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में कुछ खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। शब्द तो वही का, पहले जो गोत्र अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कण्व नाम के पुरुष का गोत्रापत्य जो है वो काण्व है, और उस काण्व शब्द का उसके छात्र इस अर्थ में जब हम तद्धित प्रत्यंत शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा काण्वाः। इसका क्या मतलब है? तो इस तरह से समझना चाहिए कि कण्व नाम के पुरुष के गोत्र में, संतान परंपरा में जो जन्मे हैं वो भी काण्वाः कहलाएंगे, और उस काण्व व्यक्ति के छात्र भी काण्वाः कहलाएंगे। तो एक तरफ काण्व शब्द गोत्रापत्य का अर्थ भी देता है, दूसरी तरफ यह तद्धितांत शब्द शिष्यों का अर्थ भी देता है। ईयश्च गोत्रेय ईय भीतः तदन्तात् प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययः भवति शैशिकः। गोत्र प्रत्यांत जो ईय गोत्र प्रातिपदिक से गोत्र अर्थ में जो ईय प्रत्यय कहा गया है उस ईयंत से भी अण प्रत्यय होता है। उदाहरण दाक्षाः, हम आगे पढ़ चुके हैं। दक्ष नाम का पुरुष है, दक्षस्य गोत्रापत्यम दाक्षीः, दक्षस्य अपत्यम दाक्षीः, दाक्षेः अपत्यम दाक्षाः। इस तरह से हमने अपत्य प्रत्ययों की व्यवस्था देखी थी। उस समय दाक्षाः शब्द जो बना उसका अर्थ होता था दक्ष नाम के पुरुष की संतान, पर जब शैशिक अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो छात्र आदि अर्थ भी आ जाएगा। इतना फर्क है। वृद्धाच्छः, इस सूत्र को भी ध्यान से देखने जैसा है। वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् शैशिकः छः प्रत्ययः भवति। वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से शैशिक 6 प्रत्यय होता है। ये वृद्ध संज्ञा अष्टाध्यायी के पहले पाद के अंतिम भाग में की गई है। जिस शब्द का आदि अच वृद्धि संज्ञक होता है उस शब्द की वृद्ध संज्ञा है। और त्यदादि नामः, ऐसा सूत्र भी वहां है, त्यद वगैरह की भी वृद्ध संज्ञा है। तो जिसकी वृद्ध संज्ञा हुई है ऐसे प्रातिपदिकों से शैशिक अर्थ में 6 प्रत्यय होता है। 6 के स्थान में ई हो जाएगा तो शब्द बना शालीयः। शालायाम भवः शालीयः, शाला में जो होने वाला है वो शालीय है। मालायाम भवः मालीयः। गुजराती में शालेय शब्द का प्रयोग होता है पुस्तक के लिए, शालेय आवृत्ति। तो ये शब्द गुजराती के हिसाब से ठीक है, पर संस्कृत के अनुसार तो असाधु रूप है, शालीय होना चाहिए। भवतस थक छसौ, यह सूत्र भी इसलिए याद रखना है कि इस सूत्र से सिद्ध होने वाले शब्दों का प्रयोग हम संभाषण में करते हैं। सूत्रकार से वृद्ध संज्ञकात् भवत प्रातिपदिकात् शैशिकौ ठक छसौ प्रत्ययौ भवतः।
यह सूत्र अकेले भवत प्रातिपदिक की बात करता है। भवत प्रातिपदिक से भी शैक्षिक अर्थ में दो प्रत्यय होते हैं, ठक और छस। आप चाहो तो ठक कर सकते हो, आप चाहो तो छस कर सकते हो। उदाहरण दिया गया है, भवदीयः भावतकः, ये दो शब्द इसके उदाहरण। तो भवदीयः शब्द इस सूत्र से बनता है, छस प्रत्यय हुआ, छ का ई हो गया, भवत शब्द में ई जुड़ गया तो भवदीय, और ठ के स्थान में क हो जाता है तो भवत शब्द के पीछे क जुड़ जाता है तो भवत भावत कह, कित के कारण भ में वृद्धि हो जाती है। छस में स की संज्ञा होती है पर उसके पर में रहते वृद्धि नहीं होती, तो भवदीयः में भ वैसा का वैसा रहता है, भावत कह में भवत का भ वृद्धि संज्ञा प्राप्त करके भा बनता है। तो ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, भवदीयः और भावतकः। काश्यादिभ्य ठई ठौ, काश्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिकौ ठय इठ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। काशी वगैरह प्रातिपदिकों से शैक्षिक अर्थ में ठय प्रत्यय भी होता है और इठ प्रत्यय भी होता है। ठय में से भी ठ बाकी रहेगा, इठ में से भी ठ बाकी रहेगा और ठ के स्थान में हो जाएगा इक। तो एक रूप से तो दोनों प्रत्ययों का स्वरूप एक जैसा है, पर एक शब्द बनेगा काशी की, दूसरा शब्द बनेगा काशी का। ये आकारांत शब्द सिद्ध होगा स्त्रीलिंग में और ये इकारांत शब्द सिद्ध होगा। क्यों? ये देखिए, ध्यातव्य है कि ठय तथा इठ दोनों में ठ शेष रहता है, ठ के स्थान में हो जाता है इक। यहां तक समान बात है, परंतु ठय करने पर स्त्रीलिंग में इड्ढाणय सूत्र से गी प्रत्यय होता है, इसलिए शब्द बनता है काशी की, वैदी की। और ईठ प्रत्यय होने पर अजातीय तष्टाप से टाप प्रत्यय होता है, इसलिए शब्द बनता है काशी का, वैदी का। तो दोनों पर्याय है। काशी का नाम की अष्टाध्यायी की एक वृत्ति भी है, काशी का वृत्ति। वामन और जयादित्य नाम के आचार्य की वो संयुक्त कृति मानी जाती है। आज अष्टाध्यायी पर जितनी वृत्तियां मिलती है उसमें सबसे प्राचीनतम वृत्ति काशी का वृत्ति है। उसका दूसरा नाम काशी की वृत्ति भी हो सकता है, वैदी की, वैदी की, वैदिका। तो इस तरह से चतुर्थ अध्याय का दूसरा पाठ पूरा हुआ। आज यहीं तक पाठ पूरा करते हैं। अब आने वाले पाठ में हम चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाठ को देखेंगे। पाठ समाप्त करने से पहले फिर से इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि तद्धित प्रत्यांत शब्दों की रूप सिद्धि प्रक्रिया प्रायः समान है, उसमें बहुत उलझन नहीं है। जो उलझन है वो उसके अर्थ के संदर्भ में है। तो वक्ता के रूप में हमारी दो स्थिति है, हम स्वयं किसी प्रातिपदिक को लेकर के किसी तद्धित प्रत्यय के अर्थ को उसके साथ जोड़ करके किसी शब्द को निष्पन्न करें, सिद्ध करें। और दूसरी स्थिति यह है कि कहीं तद्धित प्रत्यंत शब्द का प्रयोग हुआ है वाक्य में, श्लोक में, तो
पूर्वापर प्रसंग के अनुरूप उसके अर्थ तक हम इन तद्धित सूत्रों की मदद से उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंच सकते हैं। अब प्रथम अवस्था में हमें श्लोक में, वाक्य में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय के अर्थघटन को ही विचारना है। किसी शब्द को, किसी नए प्रातिपदिक को लेकर के किसी अर्थ में प्रत्यय की योजना करने का कार्य दूसरे चरण में करना है, क्योंकि वो थोड़ा व्यापक दृष्टि वाला है, थोड़ा सावधानी से करने जैसा है। उसका कारण भी मैं बारंबार बताता रहा हूं कि तद्धित प्रकरण की एक पैटर्न है कि किसी एक अर्थ में पहला सूत्र आकर के यथाविहित प्रत्यय होता है ऐसा कह देता है, फिर भाषा में प्रयुक्त कुछ शब्दों को ढूंढ लाता है और उन एक एक, दो दो, चार चार शब्दों का निर्देश करके भाषा में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों की रूप सिद्धि करता है। और ऐसी अवस्था में कभी ढक प्रत्यय, कभी ख प्रत्यय, कभी ईण प्रत्यय, अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों की योजना करता है। तो तद्धित प्रत्यय प्रकरण का अब आपको धीरे धीरे परिचय होने लगा है। आगे 2 पाद हम एक एक व्याख्यान में पूरे करेंगे, तीसरा पाद भी और चौथा पाद भी। उसमें भी आप इसी प्रकार के अनुभव को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वर्ग समाप्त करते हैं। सबका धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम, नमस्ते।